हेलो बच्चों, आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम अपनी जो ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजनिंग की हमारी सीरीज चल रही थी उसके लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं। और आज लेक्चर नंबर 3 में हम थर्ड चैप्टर जो हमारा क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड इज 3.3 10 की पावर 19। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज। और जैसे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन 2023 का पूछा गया, जैसे मैंने आपसे कहा भी था पीछे के लेक्चर में बच्चों, अगर किसी ने हमारे पहले दो लेक्चर नहीं देखे तो पहले दो लेक्चर भी देखिएगा जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन कराए हैं बच्चों। तो मैंने पीछे के लेक्चर में बोला था बच्चों कि हम लोग लास्ट 5 ईयर के 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें आपका इन लेक्चर्स में। तो ऐसा एक बार हमने क्वेश्चन रीड दोबारा कर लेते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड इज। तो किसी कंडक्टर से एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहे हैं, दिया है 3.10 की पावर 19। तो बोल रहे हैं बताइए उस कंडक्टर से कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो जैसे सब जानते हैं बच्चों के करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला आप क्लास 10 से भी पढ़ रहे हो। यहाँ क्यू क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहे हो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, और कितने टाइम में चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, ये चार्ज कैरी कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, ई चार्ज कैरी करता है। और हम ये मान लेते हैं कि हमारे एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर रहे हैं। तो ये एन गिवन है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ई चार्ज कैरी करे तो एन इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज कैरी करेंगे, एन इंटू ई। तो आप चार्ज को ब्रेक कर लीजिएगा, कितना लिख देंगे इसको, एन ई बाई टी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा दीजिएगा बच्चों। एन आपका गिवन है 3.3 इंटू 10⁻+19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब बच्चे जानते हैं 1.6 10⁻−19। एंड टाइम इज गिवन 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो आप देख रहे हो जैसे पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी बच्चों हमारी, है ना। +90 से -19 बचेगा 3.3 इंटू 1.6। तब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 6 3 ज़ा 48 का 8 4 48 एंड 4 52। तो 5.29। दो प्लेस डेसिमल लगा लीजिएगा बच्चों, तो 5.28 सॉरी। लेकिन आप आंसर देख रहे हो कि इन्होंने डेसिमल के 1 प्लेस तक दिए हैं, तो आप इसे राउंड ऑफ कर लो तो इट बिकम 5.3। करंट इज एन एम्पियर। तो करंट इतनी फ्लो करेगी बच्चों 5.3 एम्पियर। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कि ये कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और 2023 में पूछा भी गया है। तो ऐसा नहीं सोचना कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव में बेसिक बातें ही पूछी जाती हैं, तो ऐसे बेसिक बातें याद रखिए। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ सेकंड के लिए पीछे हट रहा हूँ बच्चों, उतनी देर में आप स्क्रीन को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ सेकंड के लिए हट रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2025 के ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, हमने हर क्वेश्चन में ईयर भी लिखा है बच्चों। क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इन द सर्किट शोन फॉर द केस 1 व्हेन एस इज क्लोज एंड एस इज ओपन। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं बच्चों, ए एंड बी। इस ए और बी के क्रॉस क्या करना है, आपने पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। और केसेस क्या है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो निकालना है। तो रेशियो दो केस का होगा। तो पहला केस है कि जब ये स्विच एस आपको दिख रहा है, पहले केस में एस क्लोज है और दूसरे केस में एस क्या है, ओपन है। जैसे इस केस में इन्होंने डायग्राम में ओपन दिखा रखा है, आप पहले केस में इसको क्लोज मान लीजिएगा। अच्छा चलिए बात करते हैं कि पहले के ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि मेन पूछा क्या गया है बच्चों। तो ए और बी में पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, और ए और बी के बीच में आप एक रजिस्टर देख रहे हो कितने का, 2R का। और आप जानते हो किसी भी रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, उसमें कि उस रजिस्टर से कितनी करंट पास हो रही है। अगर आपको करंट मिल गई और रेजिस्टेंस जानते हो तो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा अब बात है कि भी ए बी में करंट कहाँ से आ रही है, तो बैटरी से आ रही है। ये बैटरी को करंट सेंड कर रही होगी ना इस ए बी में, और जो करंट बैटरी से आ रही है दिस इज कॉल्ड टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है ना।
तो मीन्स आपको क्या करना है, सर्किट में टोटल करंट निकालनी है, उस करंट को 2R से मल्टीप्लाई करना है, दोनों केस में टोटल करंट निकालनी है, और 2R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, पहले केस में इसने बोला है कि व्हेन एस इज क्लोज, पहले मैं लिख देता हूँ केस 1 और फिर देखते हैं कि क्लोज में क्या होगा और ओपन में क्या होगा। तो देखना बच्चों, तो पहले केस में लिख भी दे रहा हूँ कि व्हेन एस इज क्लोज्ड, पहले ही बोला है व्हेन एस का मतलब स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि जब आप इस की को प्रेस कर दोगे, क्लोज कर दोगे, तो क्या होगा, ये 3R और ये जो नीचे 2R, और भाई देखो इसमें से बात है, आपको 4 रजिस्टर दिख रहे हैं बच्चों, ये 2R 4R और 2R सीरीज में है, और इसके साथ 3R के साथ किसमें, पैरेलल में है, ठीक है ना। और इन दोनों का नेट इस 2R के साथ किसमें, सीरीज में। तो आप जब की को प्रेस करोगे तो 3R इफेक्टिव होगा, मतलब अगर आप की को ओपन रखोगे बच्चों तो फिर 3R से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती है, तो 3R इफेक्टिव नहीं होगा। और जब अगर आप की को प्रेस करोगे तो करंट 3R से भी जाएगी, तो फिर 3R इफेक्टिव होगा। तो हमारे पहले केस में 3R इफेक्टिव है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 3R और इनको तो आप डायरेक्टली ऐड कर लोगे, 2R और 4R को 6R हो जाएगा। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों का जो नेट होगा वो 2R के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, और जब टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, टोटल करंट इन द सर्किट निकाल लेंगे। और टोटल करंट के हेल्प से हमें ए और बी के क्रॉस क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। चलिए इस बात को लिख के कर लेते हैं। तो देखो ये दोनों तो डायरेक्ट सीरीज में है बच्चों, ये तो 6R हो गया इनका सम, और 3R और 6R किस में आ गया, पैरेलल में। तो मैं इन दोनों के नेट रेजिस्टेंस को कुछ मान लेता हूँ, R डैश मान लेता हूँ, तो कितना आ रहेगा बच्चों, 1/3R। और चलो मैं डायरेक्ट 6R नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 4R प्लस 2R। किसी बच्चों लगेगा 6R कैसे आ गया, तो सीरीज में, तो ऐसे आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये कितना आ गया, सॉरी, ये हो गया 1/3R प्लस 1/6R। 6R एलसीएम कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, 2 + 3 है ना, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2R। 3 से कैंसिल कर लीजिएगा 6 को, तो R डैश कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 2R हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बीच में रेजिस्टेंस आ गई, बी और सी के बीच में। अब देखो ऑब्जेक्टिव में हम सिंप्लीफाइड डायग्राम नहीं बना रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होगा तो आपने हर स्टेप का सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना होगा। अभी ओरली समझ लो, बहुत सिंपल बेसिक है। तो बी और सी के बीच में टोटल कितनी रेजिस्टेंस आ गई, 2R, और वो 2R इस 2R के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो अगर आप टोटल रेजिस्टेंस बोलते हो, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं बच्चों, तो 2R + 2R, मतलब ये वाला 2R और बी और सी के बीच में जो 2R नेट आया, R डैश जैसे कह रहे हैं, कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा, तो इट बिकम्स 4R, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस आ गई, तो आप टोटल करंट इन द सर्किट निकाल लोगे। तो उसका अगली शीट में लेते हैं बच्चों। पहले केस में मैं टोटल करंट को I1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। और टोटल करंट के लिए क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और आप देखो टोटल वोल्टेज V ही है बच्चों, अप्लाइड वोल्टेज V है, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 4R। तो ये कितना आ गया बच्चों, V/4R। और यही टोटल करंट है ना भाई, जो बैटरी से टोटल करंट आउट होगी, पहले किससे पास होगी, 2R से। तो इसके अंदर जो I1 करंट है किससे पास हो रही है, 2R से पास हो रही है। तो देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा 2R के अक्रॉस। मैं किसी भी रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB में लिख दे रहा हूँ, इसने AB बोला है हमसे, कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस कितनी है A और B के बीच में, 2R। करंट कितनी आ गई बच्चों हमारी, V/4R इंटू 2R। तो कितना हो गया ये आपका, V/2 आ गया बच्चों। तो V अक्रॉस AB इन फर्स्ट केस इज दिस V/2, ठीक है। अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में उसने बोला है कि अब जो S है वो ओपन रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ, फिर डायग्राम से एक बार समझ लेंगे बच्चों। व्हेन S इज ओपन, जब S ओपन रहेगा, तो मैंने अभी भी बोला बच्चों आपसे कि जब आप S को ओपन कर दोगे तो अब 3R इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 3R से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो करंट कहाँ से आएगी, बैटरी से आएगी। पहले
ए से बी में जाएगी मीन्स 2R से पास होगी, फिर बी से इस रास्ते से जाएगी, उस रास्ते से नहीं जाएगी क्योंकि वो ओपन हो गया। तो देखिए, तो जितनी करंट 2R से पास होगी वही करंट 4R से, वही इस 2R से पास होगी। तो इसका मतलब है 2R 4R 2R दे ऑल आर इन सीरीज, क्योंकि सेप से सेम करंट पास हो रही है। ठीक है, तो इस बार टोटल रेस हो जाएगी 2R प्लस 4R प्लस 2R मीन्स 8R हो जाएगी। चलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं, कोई बच्चा बोले कि डायरेक्ट कैसे आ गया, तो पूरा लिख देते हैं। कितना आएगा 2R, फिर नीचे वाली ब्रांच में आप दो रजिस्टर देख रहे हो 2R 4R, तो कितना आ गया बच्चों 8R आ गया। ठीक है, बस करंट आ गई, सॉरी रेजिस्टेंस आ गई, तो करंट निकाल लेते हैं। सेकंड केस की करंट को I2 मान लेते हैं, ये बैटरी से आउट हो रही है। बैटरी का पोटेंशियल है V, और द टोटल करंट रिक्वायर्ड टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस बार आपकी रेजिस्टेंस आ गई बच्चों 8R, बैटरी पोटेंशियल वही है। ठीक है, तो V बाई 8R, तो बस ठीक। तो ये आपकी टोटल करंट इन द सर्किट या ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आ गई। अब यही करंट ए बी से पास हो रही है, तो इस केस में V अक्रॉस ए बी फिर निकाल लेते हैं इसको, V अक्रॉस ए बी डैश मान लेता हूँ बच्चों। तो कितना होगा करंट, और A और B के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, तो A और B से कितनी करंट पास हो रही है I2, रेजिस्टेंस कितनी है 2R। अब I2 कितना आ गया आपका V बाई 8R इंटू 2R, सो इट इज V बाई 4 ना बच्चों, तो दिस टाइम इट इज V बाई 4। ठीक है, तो सेकंड केस में आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब आपने इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल देते हैं। तो देयरफॉर पहले केस में पोटेंशियल को मैंने V अक्रॉस ए बी माना, सेकंड केस में ए बी डैश मान लिया। ठीक है, V अक्रॉस ए बी पहले केस में कितना आ रहा है आपका V बाई 2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है V बाई 4 आ रहा है, तो 4 ऊपर चले जाएगा बच्चों, तो कितना रहेगा 4 बाई 2, सो वी गेट 2। तो ये रेशियो आ जाएगा कितना बच्चों आपका 2 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसको 2 को थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं आपके लिए 2। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ गए, इधर है देखो ऑप्शंस, तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों, डी आ गया। ठीक है ना, तो हमारा आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, चलो इसको भी नोट कर लो, पहले शीट 1 नोट करना, फिर शीट 2 को नोट करा दूंगा मैं। चलो शीट 2 को नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये तो क्वेश्चन छोटे से लग रहे हैं बच्चों, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। 2020 में पूछा गया है, बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है कि किस क्वांटिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो इसके लिए बच्चों आपको जैसे थ्योरी छोटे छोटे फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, और थ्योरी के लिए मैंने कहा आपसे, अगर आपने थ्योरी आपको क्लियर नहीं है बच्चों, तो आप उसके लिए हमारे थ्योरी के लेक्चर भी देख सकते हो। इस चैप्टर के पूरे लेक्चर हमारे बने हैं, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन और थ्योरी हमने पढ़ाई है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की रिलेशन। तो बच्चों आपको याद होगा, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। याद है बच्चों, करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक फॉर्मूला है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। आपसे बोला करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो ठीक है, तो J के डिवाइड में E को ले आइए, तो इन दोनों का रेशियो किसके बराबर हो गया, सिग्मा जिसे आप क्या बोलते हो कंडक्टिविटी, जो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बच्चों, तो टेस्ट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आप ओरली है ना देखते ही कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं, देखो ये भी 2025 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ आर एस एंड आर पी आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस of n registers each of value are in series and parallel combination respectively। ठीक है, तो आर एस का मतलब
देखो हमारे पास n रजिस्टर है, हर एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस R है। तो RS का मतलब उनकी टोटल रेजिस्टेंस सीरीज, और RP का मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो n रजिस्टर है हमारे पास, उनको एक बार हमने सीरीज में जोड़ा, टोटल रेजिस्टेंस RS बोल दिया, फिर एक बार उनको पैरेलल में जोड़ा n रजिस्टर को, उनकी टोटल रेजिस्टेंस को RP बोल दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस बताने के RS RP का डिफरेंस क्या होगा, तो बहुत ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, और देखो अभी 2025 में पूछा गया है। चलिए, तो पहले हम R इन सीरीज, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सीरीज में जानते हो बच्चों रजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं, और कितने रजिस्टर है, R रजिस्टर है, तो मतलब n रजिस्टर है, हर एक की रेजिस्टेंस R है, तो R प्लस R प्लस R प्लस R, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स ना, प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स हो जाएगा, तो कितना रहेगा, n इंटू आर। ठीक है, तो दिस इज R इन सीरीज। ठीक है, फिर ऐसे ही इन रजिस्टर को, अब इन्हीं रजिस्टर को हमने एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, तो पैरेलल में जानते हो कि रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं ना बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए इनको पैरेलल में कर लेते हैं एक बार। तो 1/r इन पैरेलल कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस एंड सो ऑन, प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, n इंटू 1/r, या यू कैन से n/r। ठीक बच्चों, रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, तो r इन पैरेलल कितना आ जाएगा, r/n आ जाएगा, दिस इज r इन पैरेलल। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल ये आ गई। अब आपसे बोल रहे हैं दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, तो बड़ा सिंपल है, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो बच्चों, कितना, R इन सीरीज माइनस R इन पैरेलल। तो देखिए, तो देयरफॉर R इन सीरीज माइनस R इन पैरेलल, R इन सीरीज कितना है आपका, n टाइम्स R माइनस R बाई n। ठीक है ना, R कॉमन कर लीजिएगा दोनों से, तो आ जाएगा n माइनस 1/n। अब एलसीएम कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, R टाइम्स कितना, n स्क्वायर माइनस 1/n। ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए फिर आपका ऑप्शन, R इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/n, n स्क्वायर माइनस 1/n। देखिए कि ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, सी ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ठीक है, तो ये देखो इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों, इसको नोट करो पहले। ठीक है, चलो मैं तो कुछ सेकंड के लिए मैं इसलिए हटता हूँ कि आपको स्क्रीन क्लियर हो जाए, आप स्क्रीन पॉज कर लिया करो, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो टाइम बिंग नोट करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं, ये भी 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विद स्पीड vd इन अ कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस v अक्रॉस एंड्स। तो आपने क्या किया, कंडक्टर लिया, उसके एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। फिर आप जानते हो कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कॉमन स्पीड, जैसे क्या बोलते हैं उनकी ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, कि एक फिक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं इफ v इज रिड्यूस टू v/2, तो पहले आपने पोटेंशियल v अप्लाई किया तो ड्रिफ्ट स्पीड vd थी। अब इसने बोला कि पोटेंशियल को आपने हाफ कर दिया, देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम, तो अगर हम पोटेंशियल को हाफ कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या इफेक्ट आ जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए बच्चों आपको जिन दोनों की बात हो रही है उनके बीच में रिलेशन पता होने चाहिए, मतलब पोटेंशियल और ड्रिफ्ट की रिलेशन चाहिए। अब पोटेंशियल ड्रिफ्ट की डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती है, लेकिन हम रिलेशन बना लेंगे बच्चों, कैसे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सब बच्चों ने, क्या, I इज इक्वल टू NEAVD, है ना बच्चों। तो एक फॉर्मूला होता है करंट और ड्रिफ्ट की रिलेशन, I इज इक्वल टू NEAVD। VD का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल बाई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ करके, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम की बात ये है नहीं, तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, I इक्वल टू NEVD यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल कैसे आएगा, करंट को ब्रेक कर लो, I इज इक्वल टू V/R, भाई पोटेंशियल अप्लाइड V और जिस कंडक्टर में पोटेंशियल लगा रहे हो हैविंग सम रेजिस्टेंस, है ना, तो उसकी कुछ रेजिस्टेंस है, उसको R मान लेते हैं, NEA स्क्वायर VD। ठीक है, तो हमने लिख दिया I इक्वल टू, सॉरी
आई को वी बाई आर लिख दिया तो एन ई ए वी डी आ गया। ठीक है, तो अगर इसको अकॉर्डिंग देखो, देखो अब पोटेंशियल चेंज करने से बताइए क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी? नहीं। क्या एन चेंज हो जाएगा? ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं। क्या कंडक्टर का एरिया बदल जाएगा पोटेंशियल चेंज करने से? नहीं। और क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदल जाएगा? नहीं। तो अगर अकॉर्डिंगली देखें तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर मैं पोटेंशियल को हाफ करूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर आपका वी डी भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब तो मैं लिख के क्या बताना है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जब ये हाफ होगा तो वी डी भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन फिर आपका ए मैच कर जाएगा बच्चों। क्लियर है ना? देखो, क्योंकि वी डी वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए इसके लिए आप क्या करिए, छोटी रिलेशन वगैरह याद रखिए। जिन दो की बात चल रही है उनके बीच में कोई ना कोई आपको एक रिलेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये रिलेशन आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन भी होती है बच्चों। इस रिलेशन की आपने प्रैक्टिस भी करनी है थ्योरी के लिए। बहुत फ्रीक्वेंटली रिलेशन पूछी जाती है, तो इसकी थ्योरेटिकली कैसे इसका डायरेक्शन, मतलब थ्योरी, इसकी डेफिनेशन और इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी करिए, डायरेक्शन की प्रैक्टिस भी करिए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इफ एन स्मॉल ई एंड टाउ एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग। चलिए आप इसे जानते हो, आपने थ्योरी बच्चों सबने पढ़ी है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो एन जानते हो, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टाउ को क्या बोलते हैं बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम। जानते हो रिलैक्सेशन टाइम? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज के साथ सक्सेसिव कोलिजन होते हैं, और दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और एम इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ठीक है, कहते हैं देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज गिवन बाय। ठीक है, तो कहते हैं अगर एम एन ई और टाउ जो भी इनकी अपनी यूजुअल मीनिंग है, तो हमारे पास एक कंडक्टर की लेंथ एल है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, तो जो फॉर्मूले इसने दिए हैं बच्चों, तो आपको याद होगा जब हम लोग ओम्स लॉ का प्रूफ करते हैं बच्चों, जब हम क्या करते हैं? ओम्स लॉ का प्रूफ करते हैं। और ओम्स लॉ में हम जब R इज इक्वल टू वी बाई आई, वी और आई का रेशियो लिखते हैं, तो V बाई आई का रेशियो, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, कितना आता है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। इसी से हमारा एक रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी आता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो चेक कर लो बच्चों, यहाँ पर एम एल, एक ही ऑप्शन में एम एल देखो आ रहा है आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आना चाहिए एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है, तो ये बच्चों एक फॉर्मूला है जो हम लोग ओम्स लॉ का जब प्रूफ करते हैं, तो ओम्स लॉ के प्रूफ में, ओम्स लॉ प्रूफ करने के बाद हम रेजिस्टेंस वी और आई की हेल्प से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो इतने आते हैं एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ। इसी को हम क्या करते हैं, जब रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल लिखते हैं, तो ए बाई एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला आता है एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। जब रेसिविटी निकालते हैं तो एल और ए कैंसिल होता है, फिर आ जाते हैं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो सीधा फॉर्मूला है बच्चों, इसमें कोई इसके लिए आप ओम्स लॉ का प्रूफ देखिए, और नहीं पता आपको ओम्स लॉ तो हमारी थ्योरी चेक करिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलो नोट करना है इसको जल्दी से। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल लग रहा है बच्चों। क्या बोल रहे हैं देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो पहले हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके लिए? कंडक्टर के लिए पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के लिए हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाते रेजिस्टेंस घट जाती है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो आपको याद होगा, चलो मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कहते हैं देखिए, रजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, रो इज इक्वस टू एम अपॉन, जिसकी बात मैं पीछे भी कर रहा था, एन स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात है। और एक चीज जानते हो कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है बच्चों? रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला होता है ना, आर इज इक्वस टू रो एल अपॉन ए। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगी।
ठीक है, तो हम एक बेसिकली इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी देखते हैं, और जो इफेक्ट रजिस्टिविटी पे होगा वो इफेक्ट रेजिस्टेंस पर भी होगा। तो इसमें कहते हैं ना बच्चों, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज़ चेंज होती है और क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एम नहीं चेंज होता है, एन चेंज नहीं होता है, ई चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है बच्चों, टाउ चेंज होता है। टाउ की चेंज होता है। तो कहते हैं ना हम लोग, जबकि जैसे मान लीजिए कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ कंडक्टर मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस द कंडक्टर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ क्या होते हैं, सक्सेसिव कोलिजन होते हैं। और दो कोलिजन के बीच में जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो ये बात को एक्सप्लेन करते हैं, वहीं से उस बात को मैंने लिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द कंडक्टर मूव करते हैं तो उनका पॉजिटिव चार्ज के साथ सक्सेसिव कोलिजन होते हैं, और दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और इनकी काइनेटिक एनर्जी गेन होने से इनकी स्पीड बढ़ जाती है। और जब इनकी स्पीड बढ़ जाती है बच्चों, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। तो स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ने का फायदा क्या होगा कि डिस्टेंस को कम टाइम में क्या कर लेंगे, ट्रैवल कर लेंगे। तो बोलते हैं कि टाउ डिक्रीज हो जाएगा, और अगर टाउ डिक्रीज होगा तो टाउ रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, सॉरी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलेक्सेशन टाइम घटता है, ये हम पैसा पढ़ते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लो, देखो क्या बोल रहा है इसने, डिक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नहीं, क्या चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, ये बात सही है, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रजिस्टिविटी घट जा रही है। ठीक है, इंक्रीज इन मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ की बात नहीं है। इंक्रीज इन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नहीं, तो इसमें क्या है बच्चों, सही ऑप्शन डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ रहे हैं, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये है। ठीक है, चलो, और इसको बात भी समझ गए होगे, बाकी इसको हमने थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया, उसमें चेक कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं द फिगर शोज द वेलोसिटी v वर्सेस द करंट I। ठीक है ना, फिगर शोज द, सॉरी वोल्ट, वेलोसिटी बोल दिया मैंने, वोल्टेज, सॉरी, वोल्टेज v वर्सेस द करंट I ग्राफ फॉर अ वायर एट टू डिफरेंट, एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2, विच वन कैन कंक्लूड दैट। तो आपको एक ग्राफ दिख रहा है, किसके बीच में, V और I के बीच में ग्राफ दिख रहा है। ये VI ग्राफ एक कंडक्टर के लिए प्लॉट किया गया है, पहले उस कंडक्टर को T1 टेम्परेचर पे सेट किया है, फिर T2 टेम्परेचर पे सेट किया गया है, और आपसे बोल रहे हैं कि भाई T1 T2 के बारे में आप क्या कंक्लूड करोगे इन चार ऑप्शन में से। और देख लो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको करने का एक तरीका होता है बच्चों, इसको करने के तो डिफरेंट तरीके होते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका स्लोप मेथड। ठीक है ना, जैसे मैं क्या करता हूँ, स्लोप जानते हो सब बच्चे, कि कोई भी लाइन है ना, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव सेंस में जो एंगल बनाती है उस एंगल के 10 को उस लाइन का स्लोप कहते हैं। ये आप क्लास 11 से पढ़ रहे हो बच्चों, है ना। तो मान लेते जो T1 ग्राफ है, ये मान लीजिए जो T1 वाला लाइन है, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल बना रही है, और T2 वाला कितना एंगल बना रहा है, θ2। आप किसी को θ1 किसी को θ2 मान लो, अल्फा बीटा मान लो, आपकी चॉइस। तो एक मैंने मान लिया T1 वाला θ1 एंगल बना रहा है, T2 वाला θ2। तो ग्राफ में आपको दिख रहा है क्लियर कि θ1 इज मोर देन θ2 है। अब मुझे स्लोप के लिए क्या चाहिए बच्चों, क्या, 10। तो मैं दोनों साइड 10 लगा देता हूँ, तो tan θ1 इज मोर देन tan θ2। ठीक है ना। अच्छा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो नहीं होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर में क्या मिलेगा बच्चों आपको, I, और बेस में क्या मिलेगा, V। तो tan θ1 किसका रेशियो देगा आपको, I/V का रेशियो देगा। और θ1 जो है वो किस टेम्परेचर के लिए, T1 के लिए, इज मोर देन tan θ2 भी I और V का रेशियो दे रहा है, किसके लिए, T2 टेम्परेचर पर। तो इट गिव द रेशियो ऑफ I/V एट टेम्परेचर T2। ठीक है ना। अच्छा, I/V रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो 1/R एट
T1 इज मोर देन 1/r एट T2। अब मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लेता हूँ बच्चों, तो R एट T1 इज लेस देन R एट क्या हो जाएगा T2, ठीक है ना। और एक चीज ऐसा हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया बच्चों कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस मोर होगी वो टेम्परेचर मोर होगा, और जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम होगी वो टेम्परेचर भी कम होगा। तो देखिए T1 पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका अंदर T1 टेम्परेचर भी T2 से क्या होगा, मोर होगा बच्चों, ठीक है। तो T1 इज लेस देन T2, T2 मोर होगा T1 से। तो आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, फिर हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक बच्चों। चलो इसको भी नोट करना जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, बोल रहे हैं अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी कंज्यूम पावर P। तो एक वायर इसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। उसको हमने एक आइडियल बैटरी उस बैटरी को मानते हैं जिसकी इंटर रेजिस्टेंस क्या होती है, 0 मान लेते हैं, ठीक है। कंज्यूम पावर P, ठीक है। इफ वायर इज ग्रेजुअली स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ and connected across the same battery the power consumed will be, ठीक है। एक बात सुनो, तो एक वायर इसकी रेजिस्टेंस आर है, वो है ना कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी भी कंज्यूम पावर P, और ये पावर एक्चुअली हीट के फॉर्म में कंज्यूम होती है। जब आप किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करोगे, कंडक्टर से करंट पास होगी, करंट पास होगी तो कंडक्टर हीट होगा, और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी, पावर लॉस होगी, ठीक है। तो कंज्यूम पावर P बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। देखो तो पहले जब रेजिस्टेंस आर है तो पावर P है, ऐसे बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं इफ द वायर इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू डबल इट्स लेंथ एंड कनेक्टेड टू द सेम बैटरी। अब आपने वायर को स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो आपने देखना है कि रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भाई क्या होगा, अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। और मटेरियल तो वही रहेगा, जैसे मैं नई रेजिस्टेंस को R डैश मान लेता तो होता है ना रो L अपॉन ए होता है बच्चों। जैसे मान लो कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस R थी, चलो पहले, अब नई रेजिस्टेंस को R डैश मान लेते हैं। तो इसने कहा लेंथ को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया ना, डबल इट्स लेंथ। तो लेंथ डबल होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। ये कैसे बोल रहे हैं बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव के लिए इस बात को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर लो, मतलब केस 1 केस 2 में वॉल्यूम इक्वल कर लो। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। पहले वाले एरिया को A1, लेंथ को L1 मान लोगे तो A1 L1, और दूसरे वाले एरिया को A2, नई लेंथ को L2 मान लोगे तो A2 L2, तो A1 L1 भी इक्वल टू A2 L2। तो उससे आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नीचे आ जाएगा बच्चों, है ना। तो देखो सॉरी ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो आएगा रो 4L अपॉन A, ठीक है। तो इसको आप 4 टाइम्स रो L अपॉन A कह सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका मतलब जो नई रेजिस्टेंस है पहले से आपकी 4 टाइम्स हो गई, है ना। नई रेजिस्टेंस पहले से 4 टाइम्स हो गई। अब बोले पावर में क्या चेंज आएगा, तो पावर का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमको बैटरी की बोले ना कि सेम बैटरी से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो बैटरी का पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, बैटरी का पोटेंशियल नहीं बदलेगा, ठीक है। क्या बदल रही है बच्चों, रेजिस्टेंस बदल रही है। पहले बार में ही पोटेंशियल V था, अगली बार में पोटेंशियल क्या है, V ही है। तो ठीक है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर आप देखो तो P रेजिस्टेंस के इन्वर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल। जैसे आप मान लो, चलो पहली पावर को आपने ही मान लिया पहले केस में, दूसरे केस में पावर कितनी रहेगी, P डैश को मान लेंगे वी स्क्वायर अपॉन कितना, R डैश। अब R डैश को आप 4R लिख दोगे, ऐसा लिख देता हूँ बच्चों में। तो P डैश कितना हो रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन कितना, 4R, ठीक है ना। अब इस वी स्क्वायर बाई आर को आप पुरानी पावर कह सकते हो, ये वाली ओरिजिनल पावर। तो कितना हो जाएगा, P बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पावर पहले से क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी बच्चों, सही है। क्योंकि वोल्टेज सेम रही, रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ गई, और पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर 4 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर 4 टाइम्स कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। आप इसको थ्योरेटिकली भी कह सकते हो। चलिए खैर, हमने थोड़ा न्यूमेरिकल वे में सॉल्व कर लिया, इसको नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बच्चा, नोट करना जल्दी से इसको।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। हाँ, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है बच्चों। तो बोल रहे हैं व्हेन 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ पावर 200 वाट 100 वाट एंड 50 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स। ठीक बात है। तो तीन क्या है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब है, अलग अलग पावर के हैं, और इनको आपने सोर्स से सीरीज में कनेक्ट कर दिया बच्चों। ठीक है। द पावर कंज्यूम्ड बाय द 50 वाट बल्ब इज मैक्सिमम। तो इसके हम लोग न्यूमेरिकल भी करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल हमने अपनी जो थियोरेटिकल लेक्चर हमने बनाए हैं पीछे, उसमें भी हमने इसके न्यूमेरिकल किए होंगे। तो एक बात याद रखना, जैसे अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारे घर में अप्लाइंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो जिसकी पावर जैसे मोर है, जिसकी पावर मोर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, लेस की पावर लेस रहेगी। लेकिन सीरीज में उल्टा हो जाता है। अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज में क्या होगा, जिसकी पावर लेस है वो ज़्यादा पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। पैरेलल में तो जिसकी पावर मोर है वो पावर कंज्यूम भी ज़्यादा करेगा और लेस पावर लेस कंज्यूम करेगा, लेकिन सीरीज में उल्टा हो जाता है। जिसकी पावर सबसे लेस है वो सबसे मैक्सिमम पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और जिसकी पावर मैक्सिमम है वो सबसे लेस पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। जैसे हमारे केस में सबसे कम किसकी है, 50 वाट का बल्ब है, तो ये सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा जब इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे। तो ये असर्शन सही है बच्चों, न्यूमेरिकल वगैरह इसके लिए चेक कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब बोल रहे हैं रीजन क्या है, इन सीरीज सर्किट करंट इज द सेम थ्रू ईच बल्ब। बात ठीक है, सीरीज में करंट हर किसी, है ना, जितनी भी डिवाइस सबसे सेम करंट फ्लो करेगी, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब इज डिफरेंट। और ये बात भी सही है, कहते हैं ना सीरीज में करंट सेम रहती है और पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो रीजन भी सही है, लेकिन इस रीजन की वजह से, ये तो एक जनरल है कि भाई सीरीज में करंट सेम रहती है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो ये रीजन सही है, लेकिन ये इसके लिए सही रीजन नहीं है बच्चों। इस रीजन की वजह से ऐसा नहीं है, इस रीजन की वजह से ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर आपका, कि ए असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन वो जो ये एक्सप्लेनेशन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। ठीक है ना, इस वजह से ऐसा नहीं है। तो एक जनरल बात है कि सीरीज में करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नोट कर लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये भी देखो पावर बेस्ड क्वेश्चन है। एक पढ़ते हैं टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें पावर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों। बोल रहे थे इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय अ 220 वोल्ट डैश 100 वाट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक आपका भैया बल्ब बल्ब, जैसे आपने बल्ब, ये बल्ब की से बोलते हैं रेटिंग बच्चों, कि जैसे आप एक बल्ब मार्केट से लेकर आए तो उस बल्ब पर लिखा था कि 220 वोल्ट डैश 100 वाट, मींस अगर आप उसे 220 वोल्ट पे यूज़ करोगे इस बल्ब को, तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आपने इसे 220 वोल्ट पे यूज़ नहीं किया तो इतनी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। जैसे हमारे केस में हमने इतने पर इसको कंज्यूम, इस पर यूज़ नहीं किया है, तो आपने इसकी नई पावर निकालनी है। अच्छा, अब नई पावर निकालने के लिए ध्यान देना बच्चों, वोल्टेज तो गिवन है, 110 वोल्ट गिवन है। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, देखो पावर के तीन फॉर्मूले थे, P इक्वल टू वी आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि मुझे वोल्टेज गिवन है। और रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी, तो आप रेजिस्टेंस इस केस से निकाल सकते हो। जैसे हमने कहा देखो, हम वोल्टेज चेंज करेंगे पावर चेंज हो जाएगी, लेकिन बल्ब की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो उसका जो सर्किट है या उसमें जो फिलामेंट लगा होता है, उसकी रेजिस्टेंस आप कितनी वोल्टेज पे उसको यूज़ करो, लेकिन उस फिलामेंट की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, जो गिवन वोल्टेज एंड पावर है इससे आप इसकी रेजिस्टेंस निकाल लोगे, फिर उस रेजिस्टेंस की हेल्प से इसकी नई पावर निकाल लोगे। तो देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बच्चों, है ना, जो आपको इनिशियली पावर एंड वोल्टेज गिवन है, इससे आप इसकी रेजिस्टेंस निकाल लीजिए बल्ब की, क्योंकि हमने कहा कि दोनों के इसमें एक चीज़ कॉमन है, रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो पावर के एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो हमें आर चाहिए बच्चों, कितना हो रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। अब वी कितना है आपका
220 का स्क्वायर, 220 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन पी, पावर है 100 वाट। मैं पहले वाले पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको 220 इंटू 220 लिख देते हैं, इससे 2 जीरो चले जाएंगे बच्चों। 220 टू 220 अपॉन कितना रहेगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिएगा, तो 22 इंटू 22 कितना हो रहेगा 484, है ना बच्चों। देखो ना, नीचे वाले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस आ रहेगी, इसका मतलब जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 484 ओम है। अब आप उसे कितने वोल्ट पर भी यूज़ करो। अब देखते हैं, जब हम इस बल्ब को 110 वोल्ट पे यूज़ करेंगे तो कितनी पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो अब इसकी नई पावर निकालनी है 110 वोल्ट, तो P डैश कितना रहेगा, V डैश का स्क्वायर अपॉन R। देखो रेजिस्टेंस वही है, वोल्टेज बदलने से पावर बदल जाएगी, इसलिए मैंने नई पावर को P डैश और नई वोल्टेज को V डैश लिखा है। अब V डैश कितना है आपका 110 वोल्ट, तो 110 का स्क्वायर ओवर R कितना है 484। ठीक बच्चों, इसको सॉल्व कर लो। ऐसा करते हैं, अगेन 110 को स्क्वायर है 2 बार लिख देते हैं, ओवर कितना रहेगा 484। ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल कर लो बच्चों, थोड़ा सा 11 से कैंसिल करोगे इसको तो ये 10 टाइम चले जाएगा, 11 से 44 टाइम चले जाएगा, फिर 11 से कैंसिल करोगे 10 टाइम चले जाएगा, ये 4 टाइम चले जाएगा, ऊपर 100 नीचे 4, तो 25 आ जाएगा बच्चों, 25 वाट। अब इसकी पावर इतनी आ जाएगी। तो ठीक है बच्चों, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिए कि इतनी पावर कंज्यूम तभी करेगा जब 220 वोल्ट पे यूज़ करोगे, और हमने इसको 220 वोल्ट पे यूज़ नहीं किया, हाफ वोल्टेज पे यूज़ किया, तो पावर बदल जाएगी। तो उसके लिए पहले जो गिवन पावर वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और उस रेजिस्टेंस के से नई पावर निकाल लीजिए। ठीक है, नोट करना बच्चों इसको भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोट करिए जल्दी से इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन में देखो 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहे हैं देखो, अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड टू अ 9.5 ओम रजिस्टर थ्रू अ की। ठीक है, तो एक बैटरी है, उसकी EMF 12 वोल्ट है, उसकी इंटर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और उसको एक सर्किट में कनेक्ट किया गया, जिस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है 9.5 ओम है, और एक की भी लगा रखी है आपने सर्किट में। ठीक है, the ratio of potential difference between the two terminals of the battery when the key is open to that when the key is closed। तो ठीक है बच्चों, आप लोग ने सेल वाले टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो हम कहते हैं कि देखो जब तक कोई सेल किसी ओपन सर्किट में है, ठीक है, आप जानते हैं कि सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं, नेगेटिव को लो पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जब तक किसी सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है या सेल ओपन सर्किट में है, तो उसके 2 टर्मिनल के डिफरेंस को EMF कहते हैं। और जब आप क्या करते हो, की को प्रेस कर देते हो तो सर्किट क्लोज हो जाता है, तो फिर सर्किट में करंट फ्लो करती है ना। और करंट फ्लो करने से क्या होता है, EMF डिक्रीज हो जाता है, और उसकी डिक्रीज वैल्यू को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। मतलब ओपन सर्किट में प्लस और माइनस के डिफरेंस को EMF कहते हैं, क्लोज सर्किट में उसी प्लस और माइनस के डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो हमसे बोल रहे हैं द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन की इज ओपन। तो जब ओपन है तो मतलब हमें EMF होगी, और जब क्लोज होगा तो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल। तो मुझे EMF और टर्मिनल पोटेंशियल का रेशियो निकालना है बच्चों। तो EMF तो आपको दे दिए बच्चों, उसने 12 वोल्ट दिए, आपने क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। तो आपने एक टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, होता है ना बच्चों, EMF एंड टर्मिनल के बीच में रिलेशन। अब देखिए इसके लिए मुझे क्या चाहिए, E चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है 12, I चाहिए, I गिवन नहीं है, और I के लिए क्या कर दोगे, तो करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और आप जानते हो कि एक्सटर्नल इंटरनल के साथ किस में होती है, सीरीज में, है ना। तो मैं करंट को ब्रेक कर दे रहा हूँ, बाकी इंटर रेजिस्टेंस गिवन है, इसको आप क्या लिख दोगे, E अपॉन R प्लस R, जानते हो ना बच्चों। मैं करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना। और कहते हैं कि जितनी करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करती है उतनी करंट सेल के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव फ्लो कर रही होती है। तो जितनी करंट एक्सटर्नल सर्किट में जा रही है उतनी करंट इंटरनल में जा रही है, और दोनों से करंट सेम है तो दोनों सीरीज में है। अब इसकी वैल्यू लगा लीजिए बच्चों, तो
EMF है 12 माइनस, यहाँ पर भी आ जाएगा 12, ये है 9.5, ठीक है ना बच्चों। देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9.5 दी है और इंटर रेजिस्टेंस कितनी है 0.5, और यही वैल्यू बाहर से भी आ रही है 0.5, ये आ जाएगा 12 माइनस, देखो ये 12/10 आ जाएगा बच्चों, 9.5 12/10, तो 10 से डिवाइड करोगे 1.2 आ जाएगा, इंटू 0. कितना रहेगा 5, ठीक है ना। 0.5 1/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 12 माइनस, देखो ना इसको 1/2 करोगे तो 0.6 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा फिर आपका 11.4 वोल्ट, ठीक है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों 11.4 आ गया, EMF 12 है, तो बस इनका रेशियो निकाल दीजिएगा। तो देयरफॉर EMF ओवर टर्मिनल, EMF आपका 12 आ गया, टर्मिनल आपका कितना है 11.4, है ना, 12/11.4। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, मुझे 1 सेकेंड रुकना। अब इसमें फिर वैसे करेंगे मैनुअली टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, है ना, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन है ना, देखो 1 पॉइंट से ज़्यादा ये भी है, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अप्रॉक्स आंसर है 11.4, तो 1.052, तो ठीक है बच्चों 1.05 आ रहा है ना। अब मैंने थोड़ा सा कहा कि उससे कर लेते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, तो 1.05 इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा भी गया है। चलिए नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इसको नोट करना जल्दी से बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ थ्योरेटिकल टाइप लग रहा है, क्या बोल रहे हैं देखिए, इन अ डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो जैसे आप जानते हो बच्चों कि एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अब इलेक्ट्रोड दोनों सेम साइज के होते हैं, हम सर्किट में छोटे बड़े दिखाते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो हम बैटरी साइन में छोटा बड़ा दिखाते हैं, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोड्स बराबर होते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं इन इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होता है चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है, हाई से लो में जाता है पहले, है ना, और इस चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, है ना, बैटरी चार्ज को कहाँ से कहाँ सेंड करती है, लो से हाई में, और इसी चार्ज को लो से हाई में ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को सेल की EMF भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए, तो सेल के अंदर चार्ज कहाँ जा रहा है, लो से हाई में, और एक्सटर्नली चार्ज जा रहा है हाई से लो में। तो इसने हमसे पूछा है वैसे पहले इनसाइड द बैटरी, तो लो टू हाई, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे बोल लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऊपर वाले ऑप्शन छोड़ दो, नेगेटिव टू पॉजिटिव और आउटसाइड द बैटरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, गलत है। तो मैंने ऊपर के 2 ऑप्शन पढ़े ही नहीं बच्चों, उसमें पॉजिटिव लिखा था, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटरनली और एक्सटर्नली पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसके लिए थ्योरी आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। इसको भी नोट करना बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिया होगा बच्चों। अब आ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही लग रहा है, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। अच्छा, किरचॉफ लॉस की बात हो रही है, बोल रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, याद है ना बच्चों, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इसे जंक्शन लॉ कहते हैं। ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट इज 0, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, सही है। एंड सेकेंड रूल डेल्टा आई आर इक्वल टू डेल्टा ई, यहाँ पे से ऐसे भी कहते हैं कि समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। सेकंड लॉ ये कहता है किसी भी क्लोज सर्किट में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं उनका अलजेब्रिक सम क्या होता है 0 होता है, तो आप सबके सम को 0 के बराबर कर सकते हो। इसने ऐसे बोला है कि रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है दोनों का समेशन बराबर होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन, अच्छा किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ तो देखो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जानते हो बच्चों, आपने थ्योरी में पढ़ा है कि जो फर्स्ट किरचॉफ का पहला लॉ, जिसे KCL भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है। और सेकंड लॉ, जिसके लूप लॉ भी कहते हैं, सर्किट लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, बहुत से नाम होते हैं इसके, ये बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो चेक कर लो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चेक करो किस में आ रहा है, सी और डी में आ रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन मोमेंटम गलत है, तो डी ऑप्शन सही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो इसमें भी थ्योरी की बात है बच्चों, जल्दी से नोट करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नहीं बच्चों, अब ये हमारा, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्चुअली मैं बार बार नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, तो ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक बच्चों, बाकी बच्चों आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे, ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन है, कोई असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हमें मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो बच्चों, या कोई भी डाउट रहेगा जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं उसमें कोई डाउट है कहीं पर भी, तो भी हमें पूछ सकते हो बच्चों, हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक बच्चों, तो आई होप सब बच्चों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। और बच्चों अगर आप लेक्चर देखते हो और आपको लेक्चर में लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक भी किया करो। हमें लगता है बहुत से बच्चे लेक्चर देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं। पिछले 2 लेक्चर में थोड़ा सा वॉइस का आई थिंक थोड़ा इश्यू रहा था, थोड़ी कम वॉइस आ रही थी। इस बार हमने कोशिश की है कि वॉइस की आपकी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी देखो वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों, मोबाइल उसमें देख रहे हो तो आजकल तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, आप हेडफोन लगा के सुन सकते हो, या आजकल स्पीकर्स आते हैं, स्पीकर है ना, कनेक्ट करके आप सुन सकते हो चीज़ों को। ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पहले 2 लेक्चर में थोड़ा वॉइस कम आ रही थी, इस बार हमने कोशिश की कि वॉइस में दिक्कत आपकी ना आए। ठीक बच्चों, तो और आप इन लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों शेयर किया करो। कोई ऐसे बच्चे हैं जो 12th क्लास के बच्चे, तो आप शेयर करो उनके साथ, और कोई बच्चा ऐसा है जो जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन बच्चों के साथ भी शेयर किया करो, क्योंकि भाई जेई और नीट में भी बच्चों असर्शन रीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप लोग शेयर भी करते होगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में आपका चैप्टर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।